सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा, उसकी एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करेंगे। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। डॉट रंगोली क्या होती है आप इमेज में देख सकते हो। इस तरह से डॉट डॉट होती है और लाइन बनाई जाती है इन डॉट्स को ज्वाइन करके, तो एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनता है, यानी एक डिजाइन टाइप की बनती है विद चॉक पाउडर। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। एक रो के अंदर कितनी डॉट है? 9 डॉट है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अगर आर रोज है तो उसकी रंगोली में कितने डॉट होंगे? तो पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे जो पूछा है उसको हम करेंगे। तो हमको क्या दिया है कि अगर एक रो है तो उसके अंदर 9 डॉट्स हैं। अगर 2 रो हैं तो टोटल कितनी डॉट होंगी? तो पहली रो के अंदर 9 डॉट, दूसरी रो के अंदर 9 डॉट, 9 और 9 मिलकर टोटल 18 डॉट्स होंगी। इसी तरह अगर टोटल 3 रोज हैं तो पहली रो में 9, दूसरे में 9 और तीसरी रो में 9, तो टोटल कितनी डॉट्स हो गई? 27 डॉट्स हो गई। तो एक रो के अंदर जो दिया होता है उसी के फॉर्म में बाकी रोज को हम लिखते हैं। जैसे एक रो में 9 डॉट्स हैं, यानी 9 के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाई 1। 18 क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाई 2। 27 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर एक रो है तो 9 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 रो है तो टोटल कितनी डॉट होंगी उसको निकालने के लिए 9 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 है तो 9 3 से मल्टीप्लाई होगा। हमको पता करना है कि कितनी डॉट होंगी रंगोली में आर रोज के लिए। तो 1 2 3 4 इस तरह चलते चलते कहीं पर आएगा आर रोज। अब ये आर क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू हमको पता नहीं होती, इसलिए हम आर मान लेते हैं कि जब हमको जो दिया होगा आर की जगह वो रख देंगे। तो आर रोज के अंदर कितनी डॉट्स होंगी? 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 9 आर बन जाएगा। अब ये जो 9 आर है इससे हमारा काम आसान हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 रो के अंदर टोटल कितनी डॉट्स होंगी, तो आर क्या है? रोज है। 3 रो हमसे दे दिया तो अब आर की जगह 3 रख देंगे, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 27, डायरेक्ट आ गया। और वहीं यहां पर जो हमने निकाला वो पूरा ड्रॉ करके फिर काउंट किया, कितना आ रहा है? टोटल 27 डॉट आ रही है। तो जो काम इतना मुश्किल था वो रूल बनाने पर कितना आसान हो गया। तो 9 आर इसका ही आंसर आ रहा है। अब प्रॉपर इसको कैसे लिखना है वो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो, हर रो में कितनी डॉट है? 9। और हमसे कितने का पूछा है? आर रोज का पूछा है। नंबर ऑफ रोज इक्वल आर। आर रो के अंदर कितनी डॉट है ये हमको निकालना है। तो 9 और आर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी हर रो में कितनी डॉट है और टोटल कितनी रो है। नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज, ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज से, यानी 9 और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 9 आर आ जाएगा। अब आगे क्या पूछा है? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अगर 8 रोज हैं तो कितनी डॉट होगी? तो आर की जगह 8 रख देंगे। नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज 9 आर है, यानी 9 आर की जगह 8, 9 8 जा 72। अगर 10 रोज हो तो आर की जगह 10 रख देंगे, यानी 9 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 10 जा 90। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला कितनी छोटी है राधा से? 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। क्या आप लीला की एज को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, यानी राधा की एज जो होगी उसके फॉर्म में आपको, उसके टर्म में आपको लीला की एज लिखनी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, यहाँ आगे क्या कह रहा है? टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर। तो राधा की एज आप एक्स ईयर मान लो। देखो वेरिएबल हम कब मानते हैं? जब हमको पता नहीं होता। जैसे सिंपल हमसे क्या कह रहा है कि लीला राधा से 4 साल छोटी है। अब लीला कितनी बड़ी है, राधा कितनी बड़ी है, इसकी वैल्यू नहीं दी कि राधा इतने साल की है तो 4 साल छोटी है तो आप माइनस कर दोगे 4। तो जब हमको पता नहीं होता तो हम कुछ मान लेते हैं, वही मान के क्या आएगा वो आपको बताना है। तो लीला छोटी है और राधा बड़ी है। लीला कितना छोटी है? 4 साल छोटी है राधा से, यानी राधा की एज अगर हम मान लो 20 साल है तो लीला उससे 4 साल छोटी है, तो 20 में से 4 माइनस कर दो, यानी वो 16 साल की होगी। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राधा की एज को आप एक्स ईयर मान लो। तो अगर राधा की एज एक्स ईयर है तो लीला की कितनी होगी? भाई जब हमने राधा की एज को 20 माना तो लीला की 16 आई। कैसे आई? 20 में से 4 माइनस करके, क्योंकि मालूम है हमको 4 साल छोटी है। तो अगर राधा की एज एक्स ईयर है तो लीला कैसे निकलेगी? एक्स में से 4 माइनस करके। तो बस यही आंसर है कि हमको लीला की एज निकालनी थी, तो लीला की एज आ गई x माइनस 4। राधा की एज के टर्म में, यानी राधा की एज जो है, जो आपने माना है वो लीला की एज में दिखना चाहिए, ये होता है टर्म का मतलब। तो राधा की एज x था तो लीला की एज जो हमने निकाली तो ये x हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। लीला की एज कितनी आई? x माइनस 4। तो समझ गए किस तरह से निकालना है। लेट राधाज एज इक्वल x ईयर्स, देन लीलाज एज, लीला की एज क्या होगी? उससे 4 साल छोटी है तो राधा की एज में से 4 कम कर देंगे, x में से 4 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 4 ईयर्स। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9, माँ ने लड्डू बनाए, कुछ लड्डू उन्होंने गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को दे दिया और 5 लड्डू बच गए। तो जैसे यहाँ पर ये कुछ लड्डू हैं, कितने हैं हमको नहीं पता, लेकिन जितने भी हैं तो कुछ उन्होंने गेस्ट को दे दिया और कुछ फैमिली मेंबर को दे दिया, और ये सब देने के बाद 5 लड्डू बच गए। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, अगर माँ ने जितने लड्डू दिए यानी गेस्ट और फैमिली मेंबर को वो एल हैं, हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक, तो कितने लड्डू उसने बनाए थे। अच्छा, जितने भी लड्डू बनाए थे उससे 2 ही काम हुआ, या तो दे दिए गए गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को और दूसरा बच गए। इन दोनों को अगर मिला लें तो जितने बने थे वो हमको आ जाएगा। जैसे मान लो माँ ने 20 लड्डू बनाए थे, इसमें से 15 लड्डू दे दिए गए गेस्ट और फैमिली मेंबर को और 5 बच गए, तो इन दोनों को मिलाओगे तो जितने बने थे वो आ गया ना, 15 + 5 20 आ गया। जितने दिए गए वो हमको दिया है एल, जितने बच गए वो आपका 5 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा कितने बने थे, यानी एल + 5। तो यही आंसर है। तो इसका आंसर कैसे दोगे, नंबर ऑफ लड्डू गेव अवे कितना दिया, ये हमको दिया है क्वेश्चन में एल। नंबर ऑफ लड्डूज रिमेन, कितने लड्डू बचे, 5 बचे। नंबर ऑफ लड्डूज मदर मेड, माँ ने कितने लड्डू बनाए, इन दोनों को ऐड कर देंगे एल + 5। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्स। तो ऑरेंजेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, संतरों को ट्रांसफर किया जा रहा है बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में। ठीक है, ये बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ऑरेंजेस भरे हुए हैं, तो इससे निकाल के छोटे बॉक्स में डालना है। व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड, जब लार्जर बॉक्स खाली होता है, भाई निकाल के छोटे बॉक्स भरोगे तो एक टाइम आएगा जो बड़ा बॉक्स है जिसमें ऑरेंज भरे थे वो खाली हो जाएगा। द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्सेस, यानी बड़े वाले बॉक्स से संतरे सारे निकाल लिए जाएं तो 2 छोटे बॉक्स भर जाएंगे। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और 10 ऑरेंज और बचे रह जाएंगे। यानी बड़े वाले से निकाला तो 1 बॉक्स भर गया, फिर और निकालते गए दूसरा बॉक्स भर गया, तो 2 बॉक्स भरने के बाद 10 ऑरेंजेस और बचे रह गए। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, अगर छोटे वाले बॉक्स के अंदर जितने ऑरेंज हैं उनको हम एक्स मान लें। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, तो बड़े वाले बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंज होंगे। इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके बताऊं। जैसे मान लो बड़े बॉक्स के अंदर 50 ऑरेंजेस थे, अब इसको निकाला गया और छोटे वाले बॉक्स के अंदर 20 आया, तो ये पूरा बॉक्स भर गया। फिर दूसरा बॉक्स ले आए तो छोटा बॉक्स हमसे कह रहा है, यानी सारे जो छोटे बॉक्स होंगे वो एक साइज के होंगे, तो दूसरे वाले में भी उतना बड़ा है तो इसमें भी 20 ऑरेंजेस आएंगे और 10 बच गए। तो बड़े वाले बॉक्स से जो ऑरेंजेस निकाले गए थे वो 2 छोटे बॉक्स के अंदर और 10 बच गए, इनके अलावा और कहीं नहीं गया। इसका मतलब इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो जितने टोटल हमारे बड़े वाले बॉक्स के अंदर ऑरेंज थे वो मिल जाएगा, यानी 20 + 20 + 10 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। यही काम हमको यहाँ करना है। हमको क्या दिया हुआ है पहले ये देखो, कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो स्मॉल बॉक्स के अंदर उसको हम एक्स मान लें, तो छोटे वाले बॉक्स में जितने ऑरेंज है उसको हम एक्स मान लें, तो इस वाले में भी एक्स होंगे और इन तीनों को ही तो आपको ऐड करना है, यानी एक्स + एक्स और प्लस जो बचा हुआ था 10, तो आपका आंसर मिल जाएगा। यानी इन सबको मिला लें तो जितने बड़े वाले बॉक्स में थे ऑरेंज वो आ जाएगा। एक्स और एक्स मिलके कितने हो गए, 2x हो गए, तो 2x हो गया +10, तो 2x + 10 ये इसका आंसर हो गया। यानी बड़े वाले बॉक्स के अंदर जो ऑरेंज होंगे वो कितने होंगे, 2x + 10। अब चलिए इसको लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 स्मॉल बॉक्स, तो एक स्मॉल बॉक्स में कितने ऑरेंज है ये आपको दिया हुआ है x। और क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि इस तरीके के 2 जो स्मॉल बॉक्स हैं वो भर गए हैं, तो 2 स्मॉल बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस आएंगे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्सेस, तो एक में x तो 2 में कितने x + x, या फिर 2 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिंपल डायरेक्ट लिख दो 2x, क्योंकि एक में x दूसरे में x, तो x और x ऐड करें तो 2x आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सारी डिटेल हम पहले लिखेंगे कि 2 बॉक्स भरने के बाद 10 जो ऑरेंजेस हैं वो बच जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट रिमेन आउटसाइड, जो बाहर रह जा रहे हैं वो कितने हैं 10। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स ये क्या होंगे 2x जो बॉक्स के अंदर आ जा रहे हैं और जो बच जा रहे हैं 2x + 10, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इसका ए वाला पार्ट है। लुक एट द फॉलोइंग मैजेस्टिक पैटर्न ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ मैजेस्टिक का यूज करके स्क्वायर बनाया जा रहा है, तो उसका एक पूरा पैटर्न है। जैसे यहाँ पर ए वाले में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर है, इस तरह से करके बना हुआ है। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेटेड, ये जो स्क्वायर है वो अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अलग का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक स्क्वायर ये है, फिर थोड़ा गैप देखिए ये, तो ऐसा नहीं है, एक स्क्वायर ये है बस इसी से जुड़ा हुआ दूसरा स्क्वायर बना हुआ है, और 3 है तो फिर एक और स्क्वायर ऐसे जुड़ा हुआ है। 2 नेबरिंग स्क्वायर हैव अ कॉमन मैजेस्टिक, तो अगल बगल वाले जो स्क्वायर हैं उनमें एक कॉमन मैजेस्टिक आपको देखने को मिलेगी। ए वाले में तो एक ही स्क्वायर है, लेकिन बी वाले में देखो जहां 2 आपके स्क्वायर बन रहे हैं तो इन 2 में एक मैजेस्टिक कॉमन दिखेगी। ये बीच वाली देखो, ये जो मैजेस्टिक है वो इस वाले स्क्वायर का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और रूल बनाना है।
वो रूल क्या करे, गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक, जो हमको ये बताए कि कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी इस पैटर्न को बनाने के लिए। अगर हमको नंबर ऑफ स्क्वायर दिया हो कि इतने स्क्वायर है, तो बताओ कितनी मैचस्टिक लगी होगी बनाने में या कितनी जरूरत पड़ेगी उसको बनाना चाहे तो। एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो लिखा होता है ना इन टर्म्स ऑफ, तो इन टर्म्स ऑफ के बाद जो बात लिखी होती है उसको तो हमको कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। भाई वेरिएबल हम कब मानते हैं, जब हमको पता नहीं होता। यहां ऊपर देखो तो ये डी के बाद ऐसे डॉट डॉट लगा है, यानी आगे इस तरह से पैटर्न चलता चला जाएगा। कितने स्क्वायर की बात कर रहा है ये आपको नहीं दिया हुआ है, बस एक पैटर्न बना के दे दिया है कि एक स्क्वायर है तो गिन लो कितनी मैचस्टिक है, 2 है तो 3 4, इस तरह से कितनी भी स्क्वायर हो सकता है। तो कितने स्क्वायर है ये अभी हमको नहीं पता, बस हमको रूल बना देना है कि जब हमको पता चले कि कितने स्क्वायर हैं तो उस रूल के अंदर हम वैल्यू पुट करें और आंसर हमारा आ जाए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर अभी हमको नहीं पता, तो इन टर्म्स ऑफ के बाद जो बात लिखी होती है उसको हम वेरिएबल मानते हैं, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर का कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा हमको। ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, और उसको मान के फिर हमको क्या मिलेगा, जो रूल बनाएंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक, इसका रूल हमको मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन आपके ना रहे कि वेरिएबल किसको माने, नंबर ऑफ मैचस्टिक को माने कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स को माने। तो समझ गए, इन टर्म्स ऑफ के बाद जो लिखा होगा उसको वेरिएबल मानेंगे। वेरिएबल क्यों मानेंगे ये भी समझ गए, क्योंकि हमको दिया नहीं कि कितने स्क्वायर हैं कितनी मैचस्टिक है, हमको रूल बनाना है कि जितने भी स्क्वायर के बारे में बात करेगा उस रूल के अंदर पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, यहां पर वेरिएबल आपको कुछ दिया भी नहीं हुआ, जैसे अभी तक क्वेश्चन में दिया था ना, एक्स मान लो, एन मान लो, आर मान लो। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कहीं नहीं दिया कि वेरिएबल क्या मानना है। जैसे पहले ब्रैकेट में लिखा होता है ना नंबर ऑफ स्क्वायर्स को आप एन मान लो या एक्स मान लो, तो जब ना दिया हो तो अपने से कुछ भी मान सकते हैं, जब दिया हो तो जो दिया है वही वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। आगे क्या लिखा है, आपको हिंट दिया है, इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज। कह रहा वर्टिकल वाली जो स्टिक है, वर्टिकल मतलब ये ऐसे खड़ी वाली जो स्टिक है जो लास्ट में है, उसको अगर आप हटा दो तो आपको सी का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, यानी सी अल्फाबेट जो है ना उसका पैटर्न बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है, उसको करके देखते हैं। तो जैसे ए वाले में हम ये लास्ट वाला हटा देते हैं, बी वाले में भी हमको लास्ट का ही हटाना है वर्टिकल वाला, ये हमने हटा दिया। इस तरह सी में हमने ये हटा दिया, डी में भी इस तरह से हमने हटा दिया। तो कह रहा है अब जो पैटर्न बना है वो सी का पैटर्न बना है, यानी ए वाले में देखोगे एक मैचस्टिक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 मैचस्टिक हो गई। बी में एक बार सी ये बना, दोबारा सी आपका ये बना, ऐसे ही तो आपको बी वाला दिख रहा है। सी में आपका कैसे बनना है, 3 सी हमने बनाया है, एक सी ये, फिर दूसरा सी ये, फिर तीसरा सी ये। डी वाला देख लो, इसके अंदर 4 सी आपके बनने हैं, एक सी हमने ये बनाया, फिर उसके बाद जस्ट एक और सी हमने लगा दिया, फिर ये एक और सी लगा दिया, फिर एक और सी लगा दिया। काउंट करके देखते हो, देख सकते हो कि वही तरह बनना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने अल्फाबेट का रूल बनाया था, तो अगर मान लो सी का हमको रूल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। भाई सी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक की जरूरत है, 1 2 3। तो आपने सीखा है कि रूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सी बनाने के लिए जितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी, से यहाँ 3 है ना, 3 इसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, चलो हम यहाँ एन मान लेते हैं। ठीक है, नंबर्स की बात हो रही तो एन मान लेते हैं। एक सी बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 3 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 सी आपके हों जैसे कि बी वाले में है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ खुद काउंट कर लो कितनी मैचस्टिक जरूरत पड़ी है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर 3 सी बने हैं तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, 3 3 9। अब देख लो ऊपर वाला भी ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अगर सी का पैटर्न हो तो हम सिंपल निकाल सकते हैं कितना, 3n इसका रूल बन गया। लेकिन ये जो पैटर्न है जो अभी हमने बनाया है, ये लास्ट की एक स्टिक निकाल के बना है। अगर लास्ट वाली स्टिक भी लगा दें तो एक और मैच स्टिक ऐड हो जाएगी कि नहीं। ए वाले में जैसे ये हटा दिया तो वापस आ गई हमारी ये मैच स्टिक, यानी एक और हमने मैच स्टिक लगा दी तो ए वाले में एक बढ़ गई, बी वाले में भी एक और मैच स्टिक हम लगा दें, सी वाले में भी एक और लगा दें, डी वाले में भी एक लगा दें, तो हर बार एक बढ़ जा रही है। तो इसका रूल सिंपल क्या होगा, अगर एक हटा दे रहे थे तो रूल 3n बनना था, अब हर बार एक लगा दे रहे हैं तो 3n + 1, यानी सी का पैटर्न हमने बनाया उसमें 1 ऐड कर दिया तो अपना बन गया काम। तो आंसर तो हमने निकाल लिया, प्रॉपर कैसे लिख के दिखाना है वो समझ लो। तो आपको इसको टेबल के फॉर्म में बनाना है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। ऊपर वाली रो के अंदर आपको लिखना है नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म, नीचे वाले में नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। ए वाली फिगर के अंदर देखो कितने स्क्वायर बनने हैं, एक स्क्वायर बनने हैं, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। इसको बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक की जरूरत है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर कितना है, 4। बी वाले में देखो 2 स्क्वायर बनने हैं, कितनी मैचस्टिक लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 स्क्वायर बनाने के लिए 7 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से सी वाले का भी आप काउंट कर लो, एक और स्क्वायर बढ़ रहा है तो देखो ये जो है 3 मैचस्टिक और एक्स्ट्रा लग रही हैं, नहीं तो आप टोटल काउंट कर सकते हो। तो 3 स्क्वायर बनाने के लिए 10 मैचस्टिक,
4 स्क्वायर बनाने के लिए 13 मैच स्टिक। फिर यहाँ ऐसे आप डॉट डॉट लगाओगे, यानी इस तरह से अगर हम चलते चले जाएं और फिर अगले वाले कॉलम में आप लिखोगे, यहाँ हम वेरिएबल मान लेंगे, जैसे हमने n मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, a b कुछ भी मान सकते हो। तो अगर n स्क्वायर हमको बनाना है तो कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर जो रिलेशन बना है उसको समझो। एक स्क्वायर बनाने के लिए 4 मैच स्टिक, 2 के लिए 7, 3 के लिए 10, 4 के लिए 13। तो अभी सी के पैटर्न से हमने रूल निकाल लिया था, आपको हिंट इसीलिए दिया था कि वहां से आपको रूल का आइडिया लग जाएगा। कितना था? 3n + 1। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि 4, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इस 4 में से 1 कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यानी 4 - 1 कर दें तो आपका ये 3 आ जाएगा। 7 में से अगर 1 कम कर दें तो आपका ये 6 आ जाएगा। 10 में से 1 कम कर दें तो आपका 9 आ जाएगा। 13 में से 1 कम कर दें तो आपका 12 आ जाएगा। ये 3, 6, 9, 12 क्या है? 3 के टेबल में आते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 9। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। 6 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। तो 3 तो हर केस में कॉमन है। इसी तरीके से हम चलते जाएं तो n स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 3 × 1 = 3 आ रहा है। लेकिन हमारा जो बन रहा है पैटर्न वो क्या है? 4 है, यानी एक ज्यादा बनना है। तो इसमें हम 1 ऐड कर दें, यानी इस सब में अगर 1 ऐड कर दें तो हमको वही आंसर मिलेगा कि अगर एक स्क्वायर है तो उसमें 3 × 1 = 3 + 1 4 हो गया। अगर 2 स्क्वायर है तो कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी? 3 × 2 = 6 + 1 7। इसी तरह चलते हुए अगर n स्क्वायर बनाना है तो कितनी मैच स्टिक लगेगी? 3 × n + 1। तो इसका रूल क्या बन जाएगा? 3n + 1। तो इस तरह से टेबल के फॉर्म में आप आंसर दिखा देना। बस आपको रिलेशन देखना है कि क्या रिश्ता बनना है नंबर ऑफ स्क्वायर और मैच स्टिक रिक्वायर के बीच में। नंबर स्क्वायर अगर 1 है तो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दे रहे हैं तो हमको 4 मिल जा रहा है। इसी तरह अगर 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 ऐड कर दें, 2 × 3 = 6 + 1 7 आ जा रहा है। अगर 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दें, हर बार 3 मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना, तो 3 × 3 = 9 + 1 आपका 10 हो गया। 4 × 3 = 12 + 1 13 हो गया। तो n में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही आपको यही दिमाग लगाना होता है। काम आसान करने के लिए आपको वो सी का एग्जाम्पल दे दिया कि एक हटा दो तो सी का पैटर्न बन जाएगा। तो फिर सी का जो पैटर्न आए उसमें क्योंकि हटाया था तो हमको सी का पैटर्न मिला था, तो एक मैच स्टिक लगा देंगे। सी का पैटर्न 3n था तो 3n + 1 आ जाएगा। तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं। नीचे जो आपको फिगर दी है यहाँ पर भी आपको मैच स्टिक का पैटर्न बनना है ट्राइंगल्स का। तो जैसा कि ए वाले में आपने किया था, यहाँ भी आपको जनरल रूल निकालना है जो कि क्या दे? नंबर ऑफ मैच स्टिक दे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इन टर्म्स ऑफ के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को आप कुछ वेरिएबल मान लेना। जैसे यहाँ पर भी हम चलो n मान लेंगे इसको। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक का आप रूल बता दो कि नंबर ऑफ मैच स्टिक का जो रूल हो उसके अंदर n दिखना चाहिए। तो यहाँ भी आपको इस तरह से टेबल बना लेना है। ए वाली फिगर देखो, यहाँ कितने ट्रायंगल बनने हैं? एक ट्रायंगल बनने हैं। इसको बनाने में कितनी मैच स्टिक लग रही है? 1 2 3। तो एक ट्रायंगल बनना है और 3 मैच स्टिक लग रही है। बी में देखो 1 2, 2 ट्रायंगल बनने हैं। ये दूसरा वाला आपका उल्टा बना है लेकिन ट्रायंगल तो है ही है। तो इसको बनाने के लिए देखो 1 2 3 तो था ही, 2 और लगा दिया हमने, तो टोटल आपकी 5 मैच स्टिक लगी। सी वाले में इसी तरीके से आप काउंट कर सकते हो। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 7 मैच स्टिक लग रही है। डी में 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 9 मैच स्टिक लग रही है। इसी तरीके से अगर हम चलते चले जाएं तो एक टाइम आएगा हमको किसका निकालना है? रूल बनाना है, यानी कोई वेरिएबल मानोगे तभी रूल बनेगा। तो अगर n ट्रायंगल बन रहे हैं तो कितनी मैच स्टिक लगेगी? तो वही काम करेंगे, हम रिलेशन निकाल लें कि क्या रिश्ता है नंबर ऑफ ट्रायंगल और मैच स्टिक रिक्वायर के बीच में। कि अगर एक ट्रायंगल बनना है तो 3 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, अगर 2 तो 5, 3 तो 7, 4 तो 9। अब इसमें भी देखो उसी तरीके जैसे ए वाला किया था कि अगर इसमें हम 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। इसमें कर दिया तो 6 आ गया। इसमें कर दिया तो 8 आ गया। अच्छा, ये 2 का टेबल नहीं बन गया? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। इसका मतलब ये कि इसमें भी हम ये कहानी कर सकते हैं कि एक तो 2 का टेबल पढ़ लें और फिर 1 ऐड कर दें, यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, 2 1 = 2 + 1। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 + 1। 7 को 2 × 3, यानी जितने ट्रायंगल बनेंगे 2 को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। 4 की बात कर लें तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। जितने ट्रायंगल है उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 = 8 + 1, यानी हर बार क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल से, जो कि हमने n माना है। तो 2n हो गया और फिर उसको 1 ऐड कर दे रहे हैं। तो रूल क्या बन गया? 2n + 1। इस तरीके से आपको काम करना है। रिलेशन अगर आपने सोच लिया कि कैसे रिलेशन बनेगा तो रूल आप आसानी से बना लोगे।
थोड़ा सा कुछ माइनस प्लस करके एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या ऐड करें, क्या माइनस करें, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो ये बी वाला भी हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।